गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 11 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के वित्तीय विवरण, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा। इस लेसन में अभी तक जहाँ तक का हम लोगों ने पार्ट कवर कर लिया, इसको एक बार हम लोग शॉर्टली देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण का अर्थ क्या होता है। तो वित्तीय विवरण यानी वो एक स्टेटमेंट होता है, एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की एक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को या कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को हमारे सामने लाता है। ये स्टेटमेंट जो रहता है वो हमेशा ईयर एंडिंग में बनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये डॉक्यूमेंट या ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और ये स्टेटमेंट या ये डॉक्यूमेंट एक हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन की एक शॉर्ट समरी होती है, अकाउंट्स की डिटेल होती है और बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन क्या रही है, साल भर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमें क्या लॉस हुआ, क्या हमारे एक्सपेंसेस रहे हुए, क्या हमारी इनकम रही है, इन सब की ये शॉर्ट समरी हमारे सामने लेकर आता है। और ये ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली सेक्शन 129 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाता है, जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक फार्मूला होता है, फॉर्मेट होता है जो शेड्यूल 3 और सेक्शन 133 के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। इस स्टेटमेंट में दो तरह के अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट रहेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट, एक बनाई जाती है इसमें बैलेंस शीट। और सेकंड बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमें साल भर में कितनी इनकम हुई है, क्या प्रॉफिट हमारा रहा है, उसकी एक्चुअल पोजीशन हम लोग पता कर पाते हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर पे हम लोगों ने इसकी देखी थी इन्फॉर्मेशंस के बाद में हम लोगों ने देखे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग के बाद में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव देखे, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इसी में कंटिन्यू किया था नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण का व्यवहार कैसे होते हैं, नेचर कैसा होता है, इसके भी 8 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद में हम लोगों ने देखा एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्यों ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, जिसके 12 पॉइंट 11 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे पूरे। इसको आप प्रीवियस वीडियोज़ के थ्रू समझ सकते हो। आगे देखा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपनी के एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता करते हुए इसके 9 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, इसकी क्या सीमाएं होती है, लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये पॉइंट्स भी हम लोगों ने पूरे कंप्लीट डिटेल में पढ़े हैं, 8 पॉइंट। उसके बाद हम लोगों का जो पार्ट स्टार्ट हुआ है वो है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है ये अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा। बैलेंस शीट के हम लोगों ने मेन पॉइंट्स देखे जो शेड्यूल 3 को फॉलो करते हुए किए जाते हैं, और उसके अलावा उसमें अदर पॉइंट देखे हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। आज हम लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। आप लोगों को बैलेंस शीट पता तो है, आप लोगों ने चिट्ठे के बारे में पढ़ा है 11th क्लास में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों का जो लेसन था उसमें आप लोग इस लेसन को पढ़ चुके हो। इस फॉर्मेट के बारे में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता है क्योंकि पूरा आपका एक लेसन इसके ऊपर डिपेंड था। अब हम लोग आज उसी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली एज़ पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 और सेक्शन 129 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट किस तरह से हमें फॉर्म करनी रहती है वो हम देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करी थी ये अभी आप लोगों ने 11th में भी देखी और साथ ही साथ में 12th में हम लोगों ने पार्टनरशिप वाले जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, लेसन कंप्लीट किए हैं, उसमें सब जगह हमने बैलेंस शीट बनाई है। लेकिन वो बैलेंस शीट पर्टिकुलर थी बिजनेस की से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सिर्फ बिजनेस की उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करते और उस चीज़ को नोट कर रहे थे जो पार्टनर से रिलेटेड थी, बिजनेस से रिलेटेड थी, क्रेडिटर, डेटर्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, जो भी उनकी कैपिटल थी, जो उनका प्रॉफिट था, वो सब चीज़ें। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कंपनी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है ये अब हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इसका रहेगा इक्विटी शेयर एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो इसमें सबसे पहले आएगा लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में रहेगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी। फिगर इज़ एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और आगे दिया हुआ फिगर एज द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड।
रिपोर्टिंग पीरियड में मतलब यहाँ पे करंट ईयर में कितना है और प्रीवियस ईयर में कितना था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारी शेयर कैपिटल करंट ईयर की 50,000 है और प्रीवियस ईयर की हमारी 40 थी, तो 10,000 का एक्चुअल हमारा जो डिफरेंस है, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ गई है। इस तरह से हम लोग करंट में से प्रीवियस का एडजस्टमेंट करके यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक्चुअल में करंट ईयर में हमारा क्या फिगर निकला है, क्या वैल्यू आई है किसी भी चीज़ की, चाहे वो असेट्स हो चाहे लाइबिलिटीज़ हो, और प्रीवियस ईयर में मतलब लास्ट ईयर में हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल उसकी फिगर क्या थी। उन दोनों के बीच की डिफरेंसिंग वैल्यू से हम लोग पता करते हैं कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर हमें लॉस फेस करना पड़ रहा है। आगे दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड नंबर पे होता है शेयर एप्लीकेशंस, मनी और पेंडिंग अलॉटमेंट, ये रहेगा। फिर आगे दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन आएंगे। डिफर्स टैक्स लाइबिलिटीज़, जितने भी टाइप के टैक्स हैं उनकी नेट अमाउंट लिखेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अगर और कोई हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है तो वो, और अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो हमारा एज अ लाइबिलिटी है और वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर है, तो वो चीज़ आ जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। सेकंड नंबर पे नेक्स्ट होगा हमारा करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ वो जो कम ज़्यादा कभी भी हो सकती है, उसमें रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। इस तरह से प्लस और माइनस का वैल्यूएशन करने के बाद में हमारी टोटल आएगी। करंट ईयर का हम टोटल वैल्यूएशन लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का टोटल वैल्यूएशन लिखेंगे और फिर उसके बीच की डिफरेंसिंग अमाउंट हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं असेट्स का कॉलम। आप लोगों का यहाँ पे कॉलम चेंज हो गया है बैलेंस शीट का। हम लोगों का पहले क्या होता था, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन में और क्लासेस में जो देखा है, फर्स्ट पार्ट हमारा रहता है लाइबिलिटीज़, फिर अमाउंट, फिर असेट्स और फिर अमाउंट। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट का फॉर्मेशन था। लेकिन कंपनी के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली इसका जो फॉर्मेट फिक्स रहेगा, उसमें सबसे पहले जो प्रोविज़न रहेगा वो रहता है लाइबिलिटीज़ का। लाइबिलिटीज़ की टोटल हम लोग लगाते हैं और फिर उसके बाद में हमारा टोटल एडजस्टमेंट रहेगा असेट्स का। यहाँ की भी टोटल लगाते हैं और यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन होगा। असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमेशा हमारी इक्वल ही आएगी, चाहे आमने सामने लिखो या ऊपर नीचे लिखो। बैलेंस शीट का यही फंडा रहेगा कि बैलेंस शीट की टोटल हमेशा मैच होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको करेक्ट मानते हैं, तो वो सेम अभी भी इक्वल रहेगी। आगे हम लोगों को सेकंड पार्ट रहता है असेट्स का, तो ये इसमें सबसे पहले आएगी नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स, तो उसमें है टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्स टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस, अदर नॉन करंट असेट्स, ये हमारा आ जाएगा फिक्स्ड असेट्स में। सेकंड नंबर पे हमारा यहाँ पे प्रोविज़न रहेगा करंट असेट्स का, जिसमें करंट असेट्स जो हमेशा कम ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें करंट इन्वेस्टमेंट रहेंगे, इन्वेंट्रीज रहेगी। इन्वेंट्रीज यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड होता है। आगे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। यहाँ पे भी हम लोग करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की टोटल लगाएंगे और बैलेंस को मैच करेंगे। आगे दिया हुआ है नाउ इट इज़ क्लियर द अपर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड असेट्स। मतलब यहाँ पे इसने एक लाइन मेंशन की है कि इस ऊपर दिए हुए बैलेंस शीट के फॉर्मेट से ये क्लियर है कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का रहेगा, जस्ट लाइक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, मतलब लाइबिलिटीज़ वाला फर्स्ट प्रोविज़न रहेगा और सेकंड प्रोविज़न जो रहेगा वो असेट्स का रहेगा। अभी हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फॉर्मेशन जो पढ़ा था वो कैसा था, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, और यहाँ पे आप लोग टोटल लगाते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे आपका जो प्रोविज़न आ रहा है वो लाइबिलिटीज़ का रहेगा और सेकंड नंबर पे जो प्रोविज़न आपका स्टार्ट हो रहा है वो असेट्स का रहेगा। तो इस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारी डिक्लेयर हो जाएंगी। आगे दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ बैलेंस शीट। कुछ और भी इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे बैलेंस शीट को बनाने के। उसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की साइकिलिंग किस तरह से होगी, किस तरह से करंट असेट्स को हम लोग लिखेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल किस तरह से होगा, तो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है करंट में कैश और बैंक भी आ सकता है। रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर एग्जाम्पल हेल्ड ऑफ 2 months। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड रिसीव्ड पे इन कैश।
एडवांस अमाउंट हमारी यहाँ पे काउंट हो जाएगी, कैश और बैंक काउंट हो जाएगा। अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज करके रखा है तो वो भी हमारा असेट्स में काउंट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फिनिश्ड गुड्स, अगर हमारे पास में कुछ फिनिश्ड गुड है ऑन क्रेडिटर बेसिस पर तो वो आ जाएगा। फिर रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड यानी जो कंप्लीट हो गया है, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद में जब हमने उसका प्रोडक्शन कर लिया तो हमारे पास में फिनिशिंग गुड जो आया है, एक्चुअल प्रोडक्ट बन के जो सामने आया है वो भी स्टॉक में काउंट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फिनिशिंग गुड्स इन स्टॉक, फॉर एग्जांपल अनसोल्ड फॉर 3 मंथ्स, ऐसा जो यहाँ पे 3 महीने से कम में बिका हुआ। तो इस तरह से हमारी ऑपरेटिंग साइकिल चलेगी 2 + 6 + 3 + 2 13, ये हमारा इस तरह से ऑपरेटिंग साइकिल चलेगा। इसको एक बार आप लोग खुद से सेल्फ रीड करना, इजी है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि नीचे साइकिलिंग दिया हुआ है कि किस तरह से हमारा 12 मंथ का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 12 मंथ यानी एक ही साल में क्यों प्रिपेयर की जाती है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक साइकिलिंग रहता है कि हम सबसे पहले कैश करेंगे, फिर कैश के बाद रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल से फिनिशिंग गुड, फिर फिनिशिंग गुड से हम लोग उस चीज़ को सोल्ड करेंगे, फिर सोल्ड करने के बाद अगर कुछ बच गया है तो वो, और फिर लास्ट में हम लोग उसका क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारी साइकिल पूरी इस तरह से चलेगी। ये पूरी होती है 12 मंथ्स की, जैसा कि हमको ऊपर दिया हुआ है। तो इस तरह से 12 महीने का एडजस्टमेंट पूरा हम लोग इस ऑपरेटिंग साइकिल में करते हैं। अब आगे हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे, ट्रेड पेबल्स क्या होंगे, इस तरह से हमें निकालना है। और ट्रेड पेबल्स के लिए यहाँ पे पहले हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ और करंट असेट्स का देख लेते हैं। तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हमें दिया हुआ है क्लासीफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल में दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल अगर हमें निकालना है तो किस तरह से निकलेंगे, तो सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो जो भी अमाउंट आएगी वो एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल की आएगी। आगे हमारे पास में दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल को प्लस करेंगे तो ट्रेड पेबल आ जाएगा। ट्रेड पेबल यानी हमें एक्चुअल में कितना अमाउंट पे करना है और एक्चुअल में हमारे पास में कितना रिसीव हुआ है। तो रिसीव करने के लिए हम लोग डेटर और बीआर को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास में एक्चुअल रिसीवेबल अमाउंट आ जाएगी, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे। और हमारे पास में इधर ट्रेड पेबल की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्रेडिट टर्म में से बिल्स पेबल को ऐड कर देंगे, बीपी को। तो उस बीपी और क्रेडिटर को ऐड करने के बाद में हमारे पास में एक्चुअल ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर होगा। अब आगे दिया हुआ है एक्सपेंटेशन ऑफ आइटम ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड, शेयर होल्डर फंड, तो उसमें शेयर कैपिटल आएगी। कैपिटल का पूरा एडजस्टमेंट किस तरह से करना है ये है, ये कैपिटल की पूरी दी हुई है। आगे हमारे पास में दिया हुआ इधर रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितने टाइप के रिजर्व या कितने टाइप के सरप्लस होते हैं। तो रिजर्व और सरप्लस भी हमारा लाइबिलिटीज़ का ही पार्ट रहेगा। तो उसमें कैपिटल रिजर्व आ सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, फिर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, और अदर टाइप के रिजर्व है। स्पेसिफिक एंड नेचर एंड द पर्पज ऑफ इच रिजर्व एंड द अमाउंट इज रिस्पेक्टेड देयरफॉर। तो इस तरह से ये हमारा रिजर्व का पार्ट कंप्लीट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को खुद को ही लर्न करनी है, आप लोगों को रीड करनी है। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अगर हमारे पास में मनी रिसीव्ड हो गई है किसी तरह की वारंटी के बिना, तो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा, तो वो हमारा डायरेक्ट काउंट हो जाएगा शेयर कैपिटल के हिसाब से। उसे हम शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड के नाम से हम लोग एडजस्ट करेंगे कैपिटल के साथ में। आगे दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर हमारे पास में एप्लीकेशन की मनी अलॉटमेंट के साथ में ही या पहले ही रिसीव हो गई है तो वो हमारा एक्चुअल में एडवांस माना जाएगा, उसको भी हम लोग बैलेंस शीट में डेट के साथ में कंसिडर करेंगे और लाइबिलिटीज साइड में शो करेंगे। आगे दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, और अदर पेबल लाइबिलिटीज़ है, डिपॉजिट से आफ्टर पेबल आफ्टर 12 मंथ डिपॉजिट, वो जो हमें 12 महीने के बाद मतलब 1 साल के बाद पे करनी है, अदर टाइप के लोन्स है, एडवांसेस है, ये सारी चीज़ें काउंट हो जाएगी। आगे दिया हुआ है डिफर टैक्स लाइबिलिटीज़। टैक्स लाइबिलिटीज़ में तो टैक्स लाइबिलिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ट्रेड पेबल्स रहेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट नंबर पे आएगा ट्रेड पेबल्स और अदर्स, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आएगा प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट और अदर स्पेसिफिक नेचर। अब यहाँ पे दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर पार्टीज़, इस तरह से हमारा पूरा चलेगा। ट्रेड पेबल्स क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो करंट लाइबिलिटीज़ की सारे हमारे पास में प्रोविज़न दिए हुए हैं, ये हमें देखना है।
ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा है, ये फॉर्मेट की ही डिटेल यहाँ पे क्यों हुई है, हम लोगों को सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन करना है। आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल, नॉन करंट लाइब असेट्स का हमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि असेट साइड को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो असेट्स लाइबिलिटीज़ हमारी फर्स्ट साइड की रहेगी फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स में हम लोग किन किन चीज़ों को लिखते हैं, जो टेंजिबल होती हैं, और इनटेंजिबल वो जो हम देख नहीं सकते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट और इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, व्हीकल्स है, ये सब चीज़ें हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में काउंट हो जाएगी। आगे हमारे पास में दिया हुआ ऑफिस इक्विपमेंट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी, गुडविल है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, अदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है, फिर रिसिप्ट्स है, फॉर्मूलेज है, मॉडल्स है, डिज़ाइंस है, प्रॉपर्टी पे है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज है, अदर्स, ये सब हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट हो जाएगा। आगे हमारे पास में दिया हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी वो पार्ट जो रॉ मटेरियल से कंप्लीट फिनिशिंग गुड की तरफ नहीं बना है, मतलब रॉ मटेरियल की प्रोसेस से वो निकल चुका लेकिन फिनिशिंग नहीं हुआ है, मतलब वो प्रोसेस अभी चल रही है। कच्चे माल से बनाने के बाद में हमें प्रोडक्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है बनने के बाद में, तो उसके बीच की जितनी भी उसकी प्रोसीजर रहती है, जितना भी टाइम पीरियड काउंट होगा वो काउंट होता है वर्क इन प्रोसेस में, प्रोग्रेस में। आगे दिया हुआ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये भी हमारा अंडर डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब वो बनाई जाती है तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन या मार्जिन रहेगा वो अंडर डेवलपमेंट में काउंट हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ये सारे अलग से पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे हमारा पॉइंट दिया हुआ है डिफर टैक्स एंड असेट्स। तो डिफर टैक्स में कैपिटल एडवांस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट से, लोन एंड एडवांस ऑफ रिलेटेड पार्टीज है और गिविंग डिटेल्स देयरफॉर। फिर आगे दिया हुआ है द अबो शेल ऑल्सो बी सेपरेटली सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड और डाउटफुल। इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट पूरा हुआ। अदर नॉन करंट असेट्स दी हुई है, तो अदर नॉन करंट असेट्स में लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है जिसमें सिक्योर्ड और कंसिडर्ड गुड्स से, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स से, डाउटफुल है। इस तरह से हमारा ये नॉन करंट असेट्स का पार्ट है। इन्वेंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इन्वेंट्रीज़ मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन्वेंट्रीज जस्ट लाइक अ स्टॉक। स्टॉक में रॉ मटेरियल है, प्रोग्रेस इन वर्क है, फिनिशिंग गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है। आगे दिया हुआ है स्टोर एंड स्पेयर्स है, लूज टूल्स है, अदर स्पेसिफिक नेचर, वो हमारा पूरा आ जाएगा इन्वेंट्रीज़ में। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आ जाएगा, सिक्योर्ड और कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, डाउटफुल, ये हमारा पूरा आ जाएगा। फिर कैश में क्या क्या आ जाएगा, तो बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, ट्रेडमार्क है, कैश अगर हमारे पास में रिसीवेबल है तो ये सब कैश में काउंट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म एडवांसेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसमें भी वही चीज़ दे के रखिए, सिक्योर्ड और कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स। तो ये पूरी थ्योरी आप लोगों को खुद से सेल्फ एक बार रीड करनी पड़ेगी, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा बहुत कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। अब हमारे पास में यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 129। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है P&L का, तो ये P&L का फॉर्मेट भी आप लोग देख लीजिए। ये फॉर्मेट आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू 1+2, 4 कॉलम रहेंगे। पर्टिकुलर नोट, करंट ईयर का अमाउंट, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब लिखेंगे सभी टाइप के एक्सपेंसेस जो भी हमने करे हैं, वह एक्सपेंसेस किसी से भी रिलेटेड हो वो सब आ जाएंगे। टैक्स से जितने भी एक्सपेंसेस दे के रखे हुए हैं वो सब आ जाएगा। और यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारा इस तरह से पूरा होगा। यहाँ पे दिया हुआ एक नोट फॉर स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 10 इज सफिशिएंट। तो आप लोग 10 नंबर के पॉइंट तक की भी इन्फॉर्मेशन को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, नीचे नोट दिया हुआ है।
क्योंकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड रहती है, जो हमें भी उसके लिए इतने क्वेश्चंस हमें इतने डीपली नहीं पूछे जाते हैं। तो 1 to 10 तक के पॉइंट्स आप लोग एक बार अच्छे से देखना। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, राइट मेजर हेडिंग ऑफ असेट साइड बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी 2013। तो यहाँ पे दिया हुआ है असेट साइड बैलेंस शीट, असेट साइज, तो असेट साइड बैलेंस शीट तो असेट साइड बैलेंस शीट में हमारे दो सेक्शन होते हैं, एक होता है नॉन करंट असेट्स का और एक होता है करंट असेट्स का, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड नंबर पे हमको दिया हुआ है राइट मेजर हेडिंग ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो मेजर हेडिंग इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की आपको मेजर हेडिंग लिखनी है। तो इक्विटी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की मेजर हेडिंग कौन कौन सी थी, शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। ये हम लोगों का एज इट इज़ ऐसा का ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा फॉर्मेट में। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का उसने पूछा है, तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। और करंट लाइबिलिटीज़ है, तो करंट लाइबिलिटीज़ लिखी, करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखी। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ उसने हेडिंग बोली है, लाइबिलिटीज़ की हेडिंग है, तो शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे हमारा लाइबिलिटीज़ का पार्ट कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे इसने फर्स्ट नंबर पे पूछा था असेट साइड, तो असेट साइड में दो ही टाइप की हमारी हेडिंग होती है, एक होता है करंट असेट्स और एक होता है नॉन करंट असेट्स, तो हम लोगों ने इसकी हेडिंग लिखी। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है, अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द असेट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी शो एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013। गुडविल को किस जगह पे शो किया जाता है। गुडविल हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, लेकिन कैसी असेट्स होती है, इंटेंजिबल होती है। तो हमारी ये गुडविल किस चीज़ में काउंट हो जाएगी, गुडविल की जो हेडिंग रहेगी वो नॉन करंट असेट्स में आएगी, और वो होता क्या उसके सब हेडिंग में आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मैंने हमेशा आपको बताया कि जो भी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, जो फिक्स्ड नहीं रहती है, वो हमेशा काउंट होती है करंट में। तो ये हमने लिख दिया करंट असेट्स। और ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, व्यापार के लिए रिसीव्ड होता है ये चीज़, बिजनेस के लिए रिसीवेबल होता है, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल में काउंट हो गया। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है लूज टूल्स। तो लूज टूल हमारे बिजनेस की करंट असेट से कम ज़्यादा कभी भी हो सकते हैं और इन्वेंट्रीज में आएंगे, क्योंकि ये हमारे टूल्स इन द सेंस स्टॉक में काउंट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि टूल्स इन द सेंस स्टॉक में काउंट होगा, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट पे है ब्रांड एंड ट्रेडमार्क्स। तो ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क्स जो रहेंगे वो नॉन करंट असेट्स रहेगी और इंटेंजिबल रहेगी, ये भी हम देख नहीं सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स करंट असेट से कम ज़्यादा हो सकते हैं और ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस के लिए रिसीवेबल होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी हेडिंग लिखी और उसके सब हेड लिखे, क्योंकि ये सभी मेन हेडिंग है और उसके साथ में इसके सब पार्ट में ये चीज़ें काउंट होती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर हमने 3 करा। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। अंडर विच हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शो अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था बैलेंस शीट के असेट्स हम लोगों से पूछी गई थी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ और इक्विटी शेयर वाला पार्ट पूछा गया है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। फिर आगे दिया हुआ है कॉल्स इन एरियर डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, तो इसका कोई सब पार्ट नहीं होता है, इसलिए ब्लैंक कर दिया है यहाँ पे। आगे दिया हुआ है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, तो शेयर होल्डर का फंड होता है जो एडवांस में पे होता है, शेयर कैपिटल होती एक तरह से, इसलिए लिख दिया। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज़ है, ट्रेड पेबल है। डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखा। तो बस यहाँ पे आप लोगों को सब पार्ट बनाने हैं और हेडिंग दी हुई है, और ये हेडिंग और सब पार्ट आप उसके तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने बैलेंस शीट का और P&L अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा है। तो आप लोग फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करो। सब पार्ट भी अगर आपने पूरे नहीं करे हैं और अगर आप लोगों ने हेडिंग भी अच्छे से देख ली है तो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो हम लोगों को क्वेश्चन करते करते ही याद होने लगती हैं। तो बस यही है कि यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये कंपनी की बैलेंस शीट है, आपके बिजनेस की
प्रीवियस लेसन्स जैसी बैलेंस शीट नहीं है कि सिंपल फॉर्मेशन हम लोग कर दें। यहाँ पे बैलेंस शीट को आपको प्रिपेयर करने के लिए इन सब चीज़ों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो बस आप लोग फोकस करो लर्निंग पे अच्छी से। तो यहाँ पर यही सब इसी तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कुछ अलग दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिट के साथ में हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है शो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमको दे के रखा हुआ है 1,50,000 का। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मेट किस तरह से बनाएंगे देख लीजिए। पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर का अमाउंट क्या है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास में किसी भी तरह का करंट और प्रीवियस का कोई फॉर्मेशन नहीं दिया है और प्रीवियस ईयर के लिए पर्टिकुलर लिखा रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास में प्रीवियस ईयर की कोई हेडिंग नहीं है तो हम यही मानेंगे कि कंपनी का करंट ईयर का है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, नॉन करंट असेट्स से, नॉन करंट असेट्स के सब पार्ट में आता है फिक्स्ड असेट्स, उसमें आती है लैंड एंड बिल्डिंग। 15 लाख दिया हुआ तो एज इट इज़ 15 लाख लिख लिया क्योंकि हमारे पास में प्रीवियस ईयर की कोई वैल्यू नहीं दी है। आगे दिया हुआ है गुडविल, तो गुडविल भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती तो 3,75,000 हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे दिया हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे हुआ हमारा ट्रेड रिसीवेबल। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास में दिया हुआ है 1,95,000। आगे हमारे पास में दिया हुआ है कैश इक्विपमेंट्स, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,75,000 का, मतलब ये सिक्योरिटी से हमें रिसीव हुआ और कैश दोनों का मिला के हमारे पास में 3,75,000 की इनकम हो रही है। तो इन सब को ऐड कर लिया, मतलब फर्स्ट पार्ट करंट असेट्स का, सेकंड पार्ट नॉन करंट का, दोनों को ऐड कर लिया तो 24,45,000 आज की तारीख में हमारी करंट पोजीशन है। अब हमारे पास में नेक्स्ट ईयर का जो फॉर्मेशन दिया हुआ है वो देख लीजिए। इंटेंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज़ आ जाएगी। फिर इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल थी तो 3,75,000 की गुडविल लिख दी। कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स जो दिया हुआ 75,000 का, तो इस तरह से हमने उसको पूरा फॉर्मेट से अलग कर दिया। आज के टाइम में आज के लिए बस आप लोग अपनी वीडियोस को थ्योरी पार्ट पे फोकस करिए। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लास में भी मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन समझाऊंगी। अभी आप लोग इसकी थ्योरी को अच्छे से करिए, जो फॉर्मेट है दोनों वो फॉर्मेट करिए और छोटे छोटे ये जो एग्जाम्पल दिए हुए ताकि आपको उसके सब पार्ट और एक्चुअल पार्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ तक का आप लोग अपने एग्जाम्पल के थ्रू करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे कि वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें इसको किस तरह से पुट करना है। कहीं कुछ क्वेरी रहती है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, उसमें पूछो और लर्निंग पे विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि लर्निंग से ही आप लोग अपना इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और फिर साथ ही साथ में लेसन नंबर 1 और 2 में भी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है लेसन नंबर 1 में तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेसन नंबर 1 यानी हमारी बुक का लेसन नंबर 2 था अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग अपने डाउट उस ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास को अटेंड करके क्लियर कर सकते हो। लर्निंग करो, बस यही चीज़ बार बार आपको बोली जा रही है क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें अपने सिलेबस को पूरा रिवाइज्ड करना है एक बार। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग पूछोगे, आप अपनी कोचिंग की हेल्प लेके कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो और बस फोकस करो अपने रिजल्ट के लिए।